अल्मोड़ा जिले में सर्दी शुरू होते ही गुलदारों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 2 दिन में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में 2 गुलदार कैद हुए हैं, लेकिन अभी भी नगर सहित कई जगहों पर गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को अकेले कहीं पर भी आने जाने में हिदायत बरतने की अपील की है। एहतियातन तौर पर अकेले इधर उधर कहीं ना जाएं, ये अपील की गई है। इसके साथ ही सुबह शाम सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं, किशन जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। किशन, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अकेले इधर उधर कहीं ना जाएं। कई जगह पर गुलदार नजर आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी क्या रुख है इस पर प्रशासन का और क्या कहते हैं इस जंगल के आसपास के ग्रामीण? बिल्कुल सिनम, देखिए सर्दी शुरू होते ही पहाड़ों में गुलदार की बड़ी समस्या है। प्रदेश में ही बागेश्वर और दूसरी जगह मिला के 2 लोगों को जो है 2 दिन में गुलदार अपना निवाला बना चुका है। जबकि अल्मोड़ा जिले की बात करें तो 2 दिन में 2 गुलदार जो है पिंजड़े में फंस चुके हैं। इसके साथ ही कम से कम दर्जन भर तो अल्मोड़ा जिले में ही पिंजड़े लगाए गए हैं गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए। कहीं न कहीं सर्दी शुरू होते ही गुलदारों का बड़ा आतंक होता है। आबादी की तरफ आते हैं, आबादी की तरफ ही नहीं, मुख्य रूप से जो नगर घना होता है उसमें भी जो है गुलदार कल पकड़ा गया। तो एक बड़ी चिंता की बात है कि जंगली जानवर आबादी की तरफ आ रहे हैं और जंगल अपने भोजन के लिए लोगों पर हमला कर रहे हैं कहीं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसके साथ ही वन विभाग ने लोगों से कहा है कि जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जहां पर आसपास जंगल है, झाड़ियां हैं, वहां अकेले शाम और सुबह मूवमेंट न करें, क्योंकि गुलदार हिंसक इस बीच होते हैं। तो इसके लिए सावधानी बरतने की अपील की है। सिनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किशन जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर देहरादून से। यहां पर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। जिस गेट से सीएम धामी का काफिला निकलना था, वहां पर पहले से एक प्राइवेट कार खड़ी हुई नजर आई। अनंत फानन में क्रेन मंगाकर कार को हटाया गया। कार के चलते सीएम का काफिला करीब आधे घंटे लेट हुआ। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाए जा रहे स्टॉलों का जायजा लिया है। मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बनाए गए मंडुवे के केक की सराहना की और दिए की खरीदारी कर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी की है। बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होना महज चंद दिनों की बात रह गई है। यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर धामी को सौंप दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान को हरी झंडी मिलते ही यूसीसी को देश में पहली बार उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। दो 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी के लिए एक समान कानून का वादा किया था। सरकार पिछले 2.5 साल से इस दिशा में काम कर रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर विधानसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसके रूल भी तय किए जा चुके हैं। शुक्रवार को यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम को सौंप दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा जहां पर अगले चंद हफ्तों में यूसीसी लागू होने जा रहा है। सीएम का कहना है कि यूसीसी लाने के पीछे सभी धर्मों की महिलाओं को अधिकार देना है। ऐसा विधेयक पारित हुआ तो मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन में आने वाला है। तो आप सबका उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत कुछ खास होने वाला है
और ये सभी धर्मों पर लागू होगा। किसी भी धर्म में शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होगी। एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक होगी। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सीएम धामी ने साफ कहा है कि यूसीसी किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूसीसी का सबसे बड़ा असर मुस्लिम समुदाय पर होगा, जो कि अभी पर्सनल लॉ से चलते हैं। अभी मैदानी इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा, जिसको एक गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया। बीजेपी के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और यूसीसी लागू करना 3 बड़े मुद्दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड हिंदुत्व एजेंडे के लिहाज से परफेक्ट राज्य है। सीएम को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने के बाद कुछ औपचारिकताएं अभी भी बची हैं, लेकिन नजरें इस पर हैं कि किस तारीख से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूसीसी का काउंटडाउन शुरू होते ही इस पर बयानबाजी भी होने लग गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए लाया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने कहा कि सभी को समान अधिकार के लिए ये कानून हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, यूसीसी का राग जो भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार अलाप रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब है, क्योंकि वो यूसीसी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करेंगे और अगर उसको आप राज्य से बाहर उस कानून के दायरे में अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में, किसी अन्य राज्य में, तो वहां तो वो लागू ही नहीं होगा, क्योंकि उस राज्य का कानून ही नहीं है। इन सब विषयों को लेकर के ये जो यूसीसी कानून है, ये उत्तराखंड की सरकार ला रही है। हमारा वादा था और इस वादे को हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई भेदभाव नहीं है और कहीं इसमें ध्रुवीय राजनीति की जो बात कर रही है, ध्रुवीकरण की जो बात कांग्रेस कर रही है, ध्रुवीकरण तो हर विषय पर कांग्रेस करती है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में विकास की नई बयार बहने वाली है। यहां पर 3 नए मिनी स्टेडियम खुलेंगे, साथ ही कॉलेजों में जिम्नेजियम भी तैयार किए जाएंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने गढ़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने 3 मिनी स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। साथ ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कॉलेजों में जिम्नेजियम भी खोले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को खेलों में ज्यादा रुचि रहती है। अनिल बलूनी पहले भी न सिर्फ गढ़वाल बल्कि पूरे उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहे हैं और गढ़वाल सांसद बनने के बाद ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान बद्र विशाल के सायंकालीन आरती में हिस्सा लिया। आरती में शामिल हुए और भगवान बद्र विशाल से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। एक तरफ तो केदारनाथ चुनाव घोषित हुआ, दूसरी तरफ मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हरीश रावत कांग्रेस पर ही भारी पड़ने लगे हैं और कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि केदारनाथ चुनाव के बीच उनका बयान कहीं पार्टी के लिए मुसीबत ना बन जाए। पंद्रह अक्टूबर को दिल्ली में चुनाव आयोग ने केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान किया, तो अगले दिन बांग्लादेश की बात करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख डाली। हरीश रावत ने इस पोस्ट में कट्टरता को गलत बताया और हिंदुओं को उदार होने की सलाह दी।
हरीश रावत के मुताबिक उदारता की शुरुआत शिक्षा से होती है, इसलिए सरकार को मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और 90% मदरसे ऐसे हैं जो आज आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो सवाल है कि अचानक हरीश रावत को मदरसों की बात क्यों करनी पड़ी, जबकि उत्तराखंड में कई मदरसे सवालों में घिर चुके हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने तो इस पर लेटर तक लिख डाला है, जिसमें सभी राज्यों में कहा गया है कि मदरसों के बजाय शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दी जाए। ऐसे में कहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत की बात केदारनाथ में कांग्रेस की मुश्किल न बन जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है। ये जो है मदरसों की शिक्षा को जो है वो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ समावेशित कर सकते हैं और उसमें हमको सफलता मिली है। आज 90% मदरसे ऐसे हैं जो लोग मुख्य धारा की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को दे रहे हैं, तो हमको उसका काम करना है। हरीश रावत के बयान से बीजेपी खुश है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की असल सोच बताया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली कांग्रेस के नेता अब मदरसे की बात कर रहे हैं और देवभूमि को ये सोच मंजूर नहीं है। हमारे माननीय हरीश रावत जी, सिर्फ उनको तो मुस्लिम और मदरसे और ये सब दिखता है। मुझे लगता है ऐसा जो हमारे हरीश रावत जी इसकी राजनीति करते हैं वो उन्हीं को मुबारक है, लेकिन हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। बीजेपी ने 2017 में शुक्रवार को नमाज की छुट्टी को मुद्दा बनाया, तो 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कांग्रेस को घेरा। ऐसे में केदारनाथ चुनाव के साथ मदरसों में शिक्षा वाली बात कहीं फिर चुनावी मुद्दा न बन जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर बड़ी खटपट हो गई है। खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भिड़े हुए हैं। अध्यक्ष केदारनाथ की बजाय रानीखेत में है, तो हरियाणा से फ्री हो चुकी प्रभारी शैलजा दिल्ली से ही फैसले ले रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को बड़े झगड़े की खबरें हैं। केदारनाथ चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी शैलजा में ठन गई है। अंदर खाने की विवाद की वजह से ये लेटर बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली से एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं। पहले प्रभारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष के बनाए जिला अध्यक्ष हटाए, तो फिर केदारनाथ में पहले 2 और फिर 4 ऑब्जर्वर बनाने का फैसला भी प्रभारी ने ही लिया। इसी बात से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाराज बताए जा रहे हैं। केदारनाथ चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक करण माहरा देहरादून नहीं आए हैं, न केदारनाथ को लेकर कोई बैठक हुई है। वहीं प्रदेश प्रभारी शैलजा लोकसभा चुनाव के बाद अब तक उत्तराखंड नहीं आई हैं, तो क्या दोनों में झगड़ा इतना बढ़ चुका है? प्रभारी और अध्यक्ष जी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और अध्यक्ष जी शीघ्र ही केदारनाथ जाएंगे। देखिए, जिस दिन नामांकन होगा निश्चित रूप से अध्यक्ष जी केदारनाथ में रहेंगे। चूंकि वर्तमान में अध्यक्ष जी के अपने क्षेत्र में भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन से अध्यक्ष जी वहां नहीं गए, इसलिए अध्यक्ष जी रानीखेत में हैं। खबरें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के विवाद में बड़े नेता भी खेमों में बटे हुए हैं, तो तनातनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़े नेता इस पर कुछ कहना नहीं चाहते और फिलहाल सब माहौल भांप रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बदले माहौल पर बीजेपी मजे ले रही है। केदारनाथ विधानसभा को लेकर के अपनी अपनी डपलियर अपना अपना राग अलाप रहे हैं। कभी कोई बदलता है, कभी कोई बदलता है, कभी प्रभारी जी किसी को बना देती है, कभी प्रदेश के अध्यक्ष जी बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई अब सड़कों में भी आने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और केदारनाथ उपचुनाव से पहले जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष माहरा और प्रदेश प्रभारी शैलजा का रवैया दिख रहा है, उससे संकेत अच्छे नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी के हिटाणु में शासन से हॉट मिक्स प्लांट की मंजूरी मिलने के बाद माफिया सक्रिय हो गए हैं और नियमों को ताक पर रखकर वन विभाग की जमीन पर सड़क बना डाली। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जगह पर एक ग्रामीण का घर भी भूमाफियाओं ने ध्वस्त कर दिया है। लोगों में काफी आक्रोश है।
और गांव वालों का ये भी कहना है कि अगर इलाके में हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। और उन्होंने जो है ये जो गांव में जो हॉट मिक्सर प्लांट लग रहा है, ये सारे गांव का विरोध है उसके प्रति कि यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद भी ये रात को अपना आ रहे हो गाड़ी लेके तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि गांव वालों का सबका विरोध है। मेन चीज़ हमारी क्या है कि जो यहाँ पे हॉट मिक्सर जो प्लांट लग रहा है उसके संबंध में मेन चीज़ हमारा जो है, सबसे पहले एक तो हमारा पानी जो दूषित हो रहा है। दूसरी बात क्या, हमारा जो पशु का चारा है वहाँ से वो पत्ती सिर्फ आपको वहीं मिलेगी, आप सर्वे कर सकते हैं, किसी भी एरिया में और कहीं नहीं मिलती है, जिसमें कि हमारे पशु निर्भर है। जो हमारा मकान तोड़ा गया है, मैंने उन्हें पहले एक दिन पहले मना कर दिया था, मेरी कोई परमिशन नहीं उनके पास कि मैं हमारे मकान पे छेड़ना मत। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रातों रात उन्होंने मकान को ध्वस्त कर दिया है। दूसरे दिन जब मौके पे हम गए तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ, बराबर उन्होंने कर दिया है, कोई परमिशन नहीं। मैंने उनके लिए मना कर दिया था, फिर भी मना करने के बाद उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधंसाव की घटना को 22 महीने पूरे होने को है, लेकिन अब तक शहर के लोगों के लिए कुछ उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी 2023 में जोशीमठ शहर के 9 वार्ड भूधंसाव की चपेट में आ गए थे, जिससे 800 से ज्यादा घर खतरे की जद में आ गए थे और अब शहर को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। डीपीआर कैसी बन रही है, कहां तक पहुंची, ये बताया गया, प्रोजेक्टर लगाया गया और हमने देखा जोशीमठ से और नीचे विष्णुप्रयाग तक की डीपीआर बिल्कुल इन्होंने रेडी दिखाई, तैयार दिखाई और वहां से इन्होंने बताया कि एरा पुल तक यथाशीघ्र तैयार हो रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या आप ड्रेनेज की थी, पानी की थी, शिविर की थी, इन्होंने दिखाया, कई पॉइंट्स दिखाए। जोशीमठ की सुरक्षा के लिए कई तरह के काम किए जाने हैं, जिसमें अलकनंदा और धौली नदी के तट पर सुरक्षा दीवार, मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग तक सुरक्षा दीवार, वहीं नगर क्षेत्र के 7 नालों का ट्रीटमेंट होगा, कई नालों का किया जाएगा ट्रीटमेंट। एटी, रविग्राम, औली, नवगंगा, तहसील, कॉमेंट नाले का भी ट्रीटमेंट होगा। भूधंसाव एरिया रोकने के लिए भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। नगर क्षेत्र में 97 किलोग्राम की बनाई जाएगी नई सीवर लाइन, वहीं पंपिंग योजना से सीवर लाइन को जोड़ने की भी प्लानिंग की गई है। पूरे नगर क्षेत्र के लिए नई एसटीपी बनाने की योजना है। साथ ही औली से लेकर अलकनंदा नदी तक सभी भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। बीते साल से खतरे की जद में आए जोशीमठ में अधिकतर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें मुआवजा देना बाकी है और वो जल्द ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि शहर के 9 वार्डों में ड्रेनेज, सीवर, नाला निर्माण, तटबंध सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी। सिंचाई विभाग, जल संस्था, पीडब्ल्यूडी को जोशीमठ में ट्रीटमेंट का काम करना है, जिसकी डीपीआर तैयार कर आईआईटी रुड़की को भेजा जा चुका है। उसके अलावा भी जिन लोगों के घरों का नुकसान हो चुका है, जहां भूधंसाव हो चुका है, जो लोग असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं, उनके अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बाकी हैं, जिन पर कि हमारा संघर्ष जारी है, जिन पर हमारी लड़ाई जारी है। सभी विभागों के साथ, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और पेयजल निगम के साथ यहाँ के मूल निवासियों को प्रेजेंटेशन दिखाया है जो काम होने हैं, जिसमें अलकनंदा, लेफ्ट बैंक प्रोटेक्शन वॉल, ड्रेनेज, सीवरेज, ये काम शामिल है और फिलहाल डीपीआर आईआईटी रुड़की में बैठ हो रही है। आखिरकार लंबे समय के बाद शहर के लोगों में इस बात की आस जगी है कि जोशीमठ खाली नहीं होगा, बल्कि फिर से बसेगा और शायद पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में बदमाशों ने एक घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग से परिवार में दहशत है। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढांढेकी गांव का बताया गया। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में भी नजर आ रहा है कि घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक युवक बाहर निकलकर आता है, गेट पर 2 राउंड फायर करता है और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। फायरिंग की आवाज से नींद से जागे परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
भैया साहब हम तो सवेरे उठे तो आवाज़ आई गोली की। अब हम उठे थे उस टाइम पर लगभग 4 सवा 4 बजे का समय होगा। उसके बाद पता लगा भाई कौन लोग थे, वो तो उधर कुछ भाग गए, फिर उधर लगा गए तो यहाँ से जो गोली चलाया गया। हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में खोखे पर नॉनवेज पकाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से खोखे को ध्वस्त कर दिया है। ये खोखा सर्वानंद घाट के पास अतिक्रमण कर बनाया गया था। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहां पर नॉनवेज पकाकर खाया जा रहा था।